Okay. So since you are already familiar with the idea of numbers, it is easy for you to count, right? हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 राइट 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट. तो suppose you have to some students are sitting in a class and you have to count the students, you will do 1 2 3 4 5 6. बट कभी तो इन्वेंट हुआ होगा ये, राइट? कभी तो किसी ने सोचा होगा कि नंबर्स बनाते हैं उससे काउंट करते हैं, राइट? बट उसके पहले कैसे काउंट होता होगा? So the original problem is that suppose you have two classes and in these two classes you have different students, right? So some students are sitting in class A and some students are sitting in class B. Okay, now you have to know, you would like to know that in which class the number of students is more than the other class. So how would you know that? You don't know counting. Counting is not yet invented. कोई तो पॉइंट पे इन्वेंट हुई होगी. तो दो रूम में लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हाउ वुड यू कंपेयर देम? कोई आइडिया दे सकते हो आप लोग? कोई ट्रिक बता सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाए बिना काउंटिंग के कि कौन सी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट है? काउंटिंग का पर्पस तो यही है कि आप पता लगाओ कि किस में ज्यादा है, क्या ज्यादा और कम का ही आइडिया है काउंटिंग का आइडिया. ठीक है, काउंटिंग का जो इनिशियल थॉट है वो यही है. ओके, तो बाइबल और सीट, आप ये मानो कि नंबर्स नहीं इन्वेंट हुए हैं, अब कैसे करोगे? सर माइक एक्सेस इजी टू रिस्पॉन्ड. अब माइक एक्सेस तो मैं दूंगा तो मुझे सबको देना पड़ेगा, तो मैं तुमको माइक एक्सेस देता हूँ. ओके, आलोक यू कैन स्पीक नाउ. सर हमें नहीं लगता कि बिना हाँ, काउंट. बोलो. अच्छा, मैंने बंद कर रखा अपना स्पीकर, मैं स्पीकर स्टार्ट करता हूँ अपना. Bluetooth mode. FM mode. Box mode. हाँ, अभी फिर से बोलो आलोक, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि सर बिना काउंटिंग के सर, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि सर ये पॉसिबल होगा गिनना कि मतलब कितने लोग यहाँ पे हैं या कितने लोग तो हम नहीं गिन सकते क्योंकि कितने का आइडिया नहीं है वहां पे. जब काउंटिंग ही नहीं है तो कितने लोग कैसे हम बोलो? हमको खाली ये पता करना है कि किस क्लास में ज्यादा है. ज्यादा का तो आइडिया होगा. आपको लगता है कि ज्यादा और कम का आइडिया काउंटिंग के बाद इन्वेंट हुआ होगा? यस सर. नहीं हुआ होगा ना. काउंटिंग से ज्यादा और कम का आइडिया काउंटिंग से पहले का हुआ होगा, राइट? जी. तो यदि ज्यादा पता करना है, कितने ज्यादा है ये नहीं पता कर सकते आप. अब ये जो बोल सकते हैं हाँ बहुत ज्यादा है या कम ज्यादा है, बट कितने ज्यादा ये नहीं पता करते. तो काउंटिंग नहीं इन्वेंट हुई अभी, तो आप कैसे पता करें? एनीवन एल्स? सर अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द एटमोस्फेयर और बाय द रूम्स. दिस क्लास गुड. दिस इज वेरी लिटिल बिट स्मार्ट आंसर. ओके, जिस क्लास से ज्यादा नॉइज आएगा उसमें ज्यादा स्टूडेंट. ऑलराइट. ओके, सो द आइडिया इज दैट आपको 1-1 मैप करना पड़ेगा. आप क्या करोगे कि हर एक स्टूडेंट की क्लास ए से हर एक स्टूडेंट क्लास बी से जोड़ी बना दोगे.
So you have to map. So if we want to, can you see my screen? Compare. Yes, sir. Number of students in two classes without counting. Then we will do 1-to-1 मैपिंग. तो हम क्या करेंगे कि एक एक की जोड़ी बना देंगे कि तुम इसके साथ रहोगे, तुम इसके साथ रहोगे. तो जिस क्लास में स्टूडेंट बच जाएंगे उसमें हम बोल देंगे कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. इज इट इजी? ओके. डू यू एग्री विद दिस? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? डू यू वांट टू ऐड योर कमेंट्स इन दिस? ये वाली प्रॉब्लम आएगी सर, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नो सर, हमें लग रहा है कि ये बेटर रहेगा. Okay, so now the second thing is that ओके, तो पर मान लो अब दूसरी क्लास नहीं है, तब क्या करेंगे? अब कोई दूसरी केस ऐसा है जिसमें हमको पता करना है कि इसमें लगभग कितने स्टूडेंट है, मतलब नंबर नहीं पता करना, बट ज्यादा है कि कम है, और दूसरी क्लास कंपेयर के लिए अवेलेबल नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं कि हमने जब 1-to-1 मैपिंग की तो कैसे 1-to-1 मैपिंग की कि उसको वो स्टूडेंट को दे दिया, एक तरीके से एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को दे दिया, फिर दूसरे में तीसरे. अभी हम इंटरेक्टिव हम थोड़ी देर चलेगा हमारा, उसके बाद मेरे को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमको कुछ सिलेबस भी कवर करना है. तो अब थोड़ा बहुत इसी में डाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि किसी का माइक ओपन रह गया फिर डिस्टर्ब होगा, है ना? तो आपको जो भी डालना है आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है? ओके, तो मेरा कहना ये है कि 1-to-1 में आप असाइन कर देते हैं ना किसी को, बट असाइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेंगे? तो तब हमको एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि क्यों ना एक क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करने की बजाय हम कोई ऐसा यूनिवर्सल चीज बना लेते हैं कि उस यूनिवर्सल चीज से हर चीज को कंपेयर करें, ठीक है? तो देन समवन इन्वेंटेड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर का जो पर्पज है वो ये है कि एक सेट बना लिया हमने 1 2 3 4 5 और उसमें इनफाइनाइट नंबर्स है और हर एक एलिमेंट की पोजीशनिंग फिक्स है कि वो कब आएगा, कौन से पोजीशन पे आएगा, ठीक है? तो चूंकि हमने एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बना लिया, अब हम कोई भी चीज जिसे हमें काउंट करना है उसको हम असाइन करेंगे एक नंबर. जब हम काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हमने उस स्टूडेंट को नंबर 1 से मैप कर दिया है, नंबर 1 से जोड़ दिया है. ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट को 2 3, तो हमने उनको वो नंबर दे दिया है. तो जहां पर वो खत्म हो जाएगा, हमें उस यूनिवर्सल सेट जो हमने बनाया है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उससे हमें पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है. और यहां से हमारा नंबर का इन्वेंशन हुआ कि हाँ, नंबर इस चीज को हमें वो कौन सी पोजीशनिंग पर है, वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो नंबर, वो वहां से वो नंबर का इन्वेंट हुआ, ठीक है? सो 1-to-1 मैपिंग. So then for this purpose natural numbers are natural okay used. So I will say used. Okay, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 and so on, correct? Okay, so great. So do you understand the map? So that means now you would be interested to. Okay, so when we count, so we
then 1-to-1 mapping is done from a set A with अच्छा, इस नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन, ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल जो है ऐसे है, ठीक है। एन का जो पहला डंडा है वो 2 बार लिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये नॉर्मल एन नहीं है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, सो ए विद एन, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज a functional mapping that you should know? Okay, so that means this is a universal reference for counting. तो काउंटिंग के लिए हम इसको यूनिवर्सली एज ए यूनिवर्सल रेफरेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे आते हैं कि कब हम दो सेट को इक्वल कहेंगे, कब हम बोलेंगे कि दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। सो ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स of set A is said to be number of elements said to be equal to number of elements of set B if there is a 1-to-1. 1-to-1 का मतलब होता है 1-1 on 2, है ना, 1-to-1। इसका दूसरा नाम है बाइजेक्शन और इसको बोलते हैं 1-1 on 2। इसको एक नाम है 1-1 on 2, ठीक है। There is a 1-to-1 function between both। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लिया सेट, दो सेट है हमारे पास, फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है आपकी, फंक्शन इज ए रिलेशन। तो मान के चलो कि दो सेट है, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन। वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, रिलेशन इन विच, कोई बताएगा, मैं वेट कर सकता हूं इसके लिए। व्हाट इज अ फंक्शन बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? in which each element of A is has a unique image in B। तो यहां पे दो चीजें हैं, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी में उस एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब दो इमेज उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ठीक है। यस, फॉर ईच एक्स देयर हैज टू बी यूनिक वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम समझते हैं कि
तो यहां पर हम ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ये हम फाइनाइट के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे अलग से, मेरा एक क्वेश्चन आता है कि वॉइस नहीं आ रहा है, अदर सार आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि दो सेट है ए और बी, यदि ये दोनों इनफाइनाइट है तो यदि ये इक्वल नहीं है तो क्या इसमें एक बाइजेक्शन हो सकता है? तो लेट ए इज 0 1 and B is 0 2. So we see that B is a superset of A, right? That we see clearly. तो मैं उल्टा करके लिख देता हूं, A को सबसेट लिख देता हूं B का। तो we can see that A is a proper subset of B. That we see. Now can you tell me whether there is a bijection between A and B? Can you give me one bijection, one function which is on 1 and on 2? यस, मान के चलो कोई फंक्शन मुझे देना है ए से बी में और मैं एफ एक्स इक्वल टू 2x डिफाइन कर लू, तो क्या ये 1 1 on 2 फंक्शन है? यस यस, वेरी नाइस, आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम सुमित। ओके, सो इन दिस वे, तो दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छी बात है, नोटिस करने की बात है कि दो सेट इक्वल नहीं है बट इनफाइनाइट होने की वजह से उनमें 1 1 on 2 मैप है। देखिए हर एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज has a unique image in B, and each element of B has a unique image in A, unique pre-image in A, and still B has some additional elements. Isn't it surprising? B में A से डबल एलिमेंट है, उसके बावजूद भी B का हर एलिमेंट A से अटैच्ड है यूनिकली और A का हर एलिमेंट यूनिकली B से अटैच्ड है। बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब हम आते हैं एक चीज पे, वो है सम रूल। तो पहले तो डू यू नो व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स? So what is disjoint set? Disjoint set is the, so set A and B are called disjoint. Called disjoint if इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5, ठीक है, तो इसको डिसजॉइंट कहेंगे। अभी सम रूल क्या कहता है, मतलब हमने शुरू इस चैप्टर की स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, दैट वी वांट टू नो, करेक्ट? तो इफ A and B are disjoint, then तो इसको हम यूज करेंगे, ये जो सिंबल है इसको हम कार्डिनलिटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है? तो प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम कार्डिनलिटी वर्ड युक्त देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए is number of elements, is the number of elements in it. तो यदि कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो हम बोल देंगे कि इनफाइनाइट है, ठीक है?
कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ऐसे, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड द सम रूल, कि यदि दो सेट है और दो सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो उसके यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इसके इसमें होंगे, ठीक है। तो मान के चलो सेट ए में हमने ले लिया इडली, डोसा, ठीक है, और वड़ा, और बी में हमने ले लिया रोटी, पराठा और नान, ठीक है। तो इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन बोथ? नो, राइट? सो ए इंटरसेक्शन बी इज 5. So then what is the cardinality of A union B? That would be cardinality of A plus cardinality of B. That would be 3 plus 3. Correct? That is, आप सोचेंगे क्या बच्चों वाला चल रहा है, एकदम बहुत ही आसान है ना, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। सो अब हम देखते हैं कि इन जनरल क्या होता है। वैसे तो यदि डिसजॉइंट होगा तो ये लिख देंगे, बट व्हाट इज द केस व्हेन इट इज इन जनरल? ओके, तो इन जनरल what is the cardinality of A union B? Can you tell me? So cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. तो दोनों में से जो कॉमन है उसको हम घटा देंगे, क्योंकि वो A में भी काउंट हो गया, B में भी काउंट हो गया, बट होना उसको एक ही बार काउंट चाहिए था, तो दोनों में से जो है उसको हटा देंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C? तो ये एक पैटर्न है, सो यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न हियर, ओके। सो पैटर्न भूल आप याद रखोगे तो आप इसको कितना भी लंबा आप ये होगा ना, आप बना लोगे इसको, ठीक है। सो इट विल बी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस A intersection, yes, yes, yes. It is very good. So A intersection B intersection C, very good. ठीक है। तो मैं आपको पैटर्न फिर से बता देता हूं कि हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले एक एक करके जितने भी बन पाएंगे उनको ऐड करेंगे, फिर दो दो करके जितने भी बनेंगे उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर तीन तीन करके जितने भी बनेंगे उनको ऐड करेंगे। अब मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट होते हैं, तो कैसे करते हैं? एक एक करके जितने बनेंगे उनको ऐड करेंगे, फिर दो दो वालों को सब्सट्रैक्ट, फिर तीन तीन वालों को ऐड, फिर चार चार वालों को सब्सट्रैक्ट, ऐसे करते जाएंगे। तो एक और लेके देखते हैं, तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, भाई क्या हो सकता है इसका? तो ये तो आपको लिखने में लंबा पड़ेगा, पर आप पेपर पे ही लिख के देखिए एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक एक कर का जो बनेगा उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर दो दो करके जो बनेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दो दो करके इसमें बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो दो दो करके कितने बनेंगे? 4C2 बनेगा, है ना। तो ए यूनियन बी, पहले ए के साथ जो बन रहा है वो ले लेते हैं, याद रखने के लिए ए के साथ जो जो कपलिंग होगी वो ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी,
माइनस, अब बी के साथ तो एक तो हो ही गया, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी, बी भी हो गया माइनस सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब 3 का जितना भी बनेगा उसको हम लिख लेंगे। तो 3 में क्या है कि आपको एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पहले एक को ड्रॉप करेंगे, फिर दूसरे को ड्रॉप करेंगे, फिर तीसरे को ड्रॉप करेंगे। ठीक, ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें हमने डी को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर हम बी को ड्रॉप करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर हम ए को ड्रॉप करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब हम लगाएंगे माइनस, फिर पूरा लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, सो इज दिस एक्सटेंशन इज क्लियर टू यू? Yes, right? Okay. So next thing is the product of sets. Product of sets. तो ये रूल है प्रोडक्ट ऑफ सेट का। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहता है कि जब आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट सेट पता है आपको, तो जैसे ए सेट हमने लिया, उसमें हमने लिया 1 2 3, और बी सेट जो हम लेंगे उसमें हमने ले लिया ए एंड बी। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोडक्ट? सो प्रोडक्ट इज, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स in which first element is from set A and second element is from B। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे? तो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू this concept can be any number of ठीक है, तो if I want to calculate what is the cardinality of A into B, then I can say that it is equal to cardinality of A into cardinality of B। ठीक है, तो ये इजी है, इसमें कोई, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट रूल। एक्चुअली वैसे तो ये सब चीजें आप जानते ही हो, पर प्रॉब्लम ये है कि कोई बोल देगा कि प्रोडक्ट रूल क्या है तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग वैसे उतना थोड़ी रटते हैं चीजों को, राइट। तो उस केस में क्या होगा, इन प्रीवियस केस, इन प्रीवियस एग्जांपल,
व्हाट इज ए इंटू बी? ए इंटू बी, तो ए में थे 3 एलिमेंट, बी में थे 2 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट हो गए। तो इसका रियल लाइफ में यूज है, देयर इज ए यूज ऑफ इट इन रियल लाइफ, ठीक है। तो यूज ये है कि सेट ए जो है वो ब्रेकफास्ट का सेट है, ठीक है। सेट ए जो है वो ब्रेकफास्ट का सेट है, और इसमें हमारे पास है, मान के चलो इडली, इडली, डोसा और उपमा, ठीक है। और जो सेट बी है वो लंच का सेट है, तो लंच को हैवी रख सकते हैं, तो इसको हम कर देते हैं बिरयानी और क्या कर सकते हैं, पुलाव, और अब हम करते हैं पराठा, ये लिख लेते हैं, ठीक है। पराठा, और फिर जो सी और ले लेते हैं वो लेते हैं डिनर, डिनर का सेट ले लेते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं पाव भाजी। तो वी विल मेक इट ए क्वेश्चन, है क्वेश्चन है, तो देयर इज ए क्वेश्चन है। सो इन दिस क्वेश्चन, so what is the pav bhaji and roti, and we will keep some, let's keep it both, only two, okay. Now question is that how many meals of the day, how many types of meals, how many types of different meal can be prepared by the options day meal, meals of, given above। गलती कर दी तुमने, ढंग से नहीं पढ़ा ऑप्शन। पाव भाजी एक सेट अलग अलग नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोडक्ट रूल से। सो दैट इज ए इंटू बी इंटू सी, सो दैट विल बी 3 इंटू 2, दैट इज 18, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे if in morning idli is given, in lunch biryani is given, and in dinner pav bhaji is given, so this is one meal, okay, meal of the day. Let's say in breakfast dosa is given, in lunch biryani is given, dinner roti is given, so this is another meal. तो डिफरेंट डिफरेंट मील, जैसे मैस वालों के काम आता है, उनको चेंज करना होगा ना, फ्लाइट में होता है, चेंज करना होता है अलग अलग टाइम पे, बहुत सारे ऑप्शंस में होता है ऐसा, होटल्स में होता है जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट मील्स ऑफर करने होते हैं। तो आपके पास एक फिक्स सेट ऑफ ब्रेकफास्ट है, फिक्स सेट ऑफ लंच है, फिक्स सेट ऑफ डिनर है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो बनाने हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि पूरा दिन रिपीट हो गया, सेम चीज खाई हमने, तो बोरिंग ना लगे लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। व्हाट इज ए पावर सेट? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, set of all possible subsets of a set A of a
set A is called power set of A. Okay. पावर सेट ऑफ ए हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। मान के चलो कि मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, तो इसका जो पावर सेट ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लेते हैं फाई को, क्योंकि फाई जो है एम्प्टी सेट वो भी एक सबसेट है, तो ये एक ले लिया। फिर हम लेंगे वन सिंगलटन सेट को लेंगे, तो इन सिंगलटन सेट 1 2 3। फिर डबल डबल को ले लेते हैं, तो 1 2 2 3 है 3 1। फिर 3 वाले को ले लेते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। सेट्स का एक प्रिंसिपल होता है कि सेट्स में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो 1 2 3 जो एलिमेंट है, मान लीजिए इसको 2 1 3 कर दोगे तो वो वही एलिमेंट है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट इन सेट द ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यदि किसी केस में आपको वो ऑर्डर को इंपॉर्टेंट करना है, देन यू विल राइट दैट ऑर्डर्ड सेट। जब हम बोलेंगे ऑर्डर्ड सेट, तो ऑर्डर्ड सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका नंबर कितना आया, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आया। मतलब P ऑफ A जो आता है वो आता है 8 है, मतलब वो इस केस में 8 है, करेक्ट। तो यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज n, then number of elements on PA is 2 power n. You know already, that is good। ठीक, यहाँ पर 3 एलिमेंट थे तो 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 8 आ गए। तो दैट इज द थ्योरम। अब आपको बोलना है कि नॉन एम्प्टी सेट कितने हैं, तो एक घटा लो उसमें से, क्योंकि बिकॉज देयर इज ओनली वन एम्प्टी, ठीक है। ओके, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा एक गैप लेंगे, थोड़ा मुझे जल्दी लेना पड़ रहा है गैप, वैसे तो मैं 9 बजे लेता, बट 5 मिनट का कुछ काम आ गया, तो 5 मिनट का हम गैप लेंगे अभी, ठीक है। सो वी विल टेक ए ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वी विल जॉइन बैक, ऑलराइट।
Okay, students, we are back. Okay. So thank you for staying with me. Okay. Thank you for your patience. So we are starting this class again. Please pay your attention here. All right. So we are studying that. Suppose let's solve some problem. Okay. So whatever we have studied so far, we have studied about product rule. We have studied about sum rule, power set. So based on these problems, let us solve some. Oh, my screen is not being shared. Okay. Okay, I'm sharing it again. All right. So this is my screen. Okay, so let us solve one problem. Okay, so in one class, so problem says that so in a class, so let us say 30 students play football. 30 students play football. Okay. And 20 students, they play cricket. And 10 students play both. 10 play both games. And we also assume here that students, they play at least one game. Okay. So we also assume that all students play at least one game. Okay. So now what is the number of students in this class? Okay. So what is the number of students in the class? So what is the number of students in the class? No, 50 is the wrong answer. Yes. So the right answer is 40. 40 कैसे हुआ? वो देखते हैं हम. So the reason is that let us set A is the set of students who play set of students who plays football. Okay. B is the set of students who play cricket. And what is the intersection? What is the meaning of intersection? Intersection means play both. Students who play both games. So number of students in the class कितना होगा? Number of students in the class हो जाएगा A union B. That is cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection
बी। तो ये हो गया आपका 30 प्लस 20 माइनस 10, तो ये हो गया 40। तो यदि इसको इंट्यूशन के वे में समझना है तो आपको ध्यान रखना है कि चूंकि 10 ये भी खेलते हैं, 10 वो भी खोलते हैं, तो 10 कॉमन है। तो जब मैंने 30 और 20 को काउंट किया स्टूडेंट्स को, तो 10 दो बार काउंट हो गए। वो जो 10 स्टूडेंट थे वो यहाँ भी काउंट हो गए, वहां भी काउंट हो गए। तो चूंकि अब वो हमने 2 बार काउंट कर लिए, उनमें से एक बार हमको घटाना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने इसमें पड़ेंगे। ठीक है? अब हम यहाँ पर एक आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम का नाम है क्रिएटिंग पासवर्ड। तो पासवर्ड डिजाइन प्रॉब्लम। ओके, तो पासवर्ड में हमको क्या क्या रहता है। मान लीजिए हम कुछ सेट बना लेते हैं, ठीक है, इजी के लिए। वैसे तो पासवर्ड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम उसको कंप्यूट करना भी बड़ा मुश्किल है। पर पासवर्ड में हमने एक सेट ए ले लिया जिसमें हम कैपिटल नंबर्स का यूज करेंगे, ABCD। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पासवर्ड के अंदर कैपिटल और स्मॉल डिफरेंटली ट्रीट होते हैं कि नहीं होते। पासवर्ड के अंदर कैपिटल को क्या डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे एक दूसरा सेट लेंगे जो कि स्मॉल लेटर्स का बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। फिर हम नंबर्स आ सकते हैं, बिल्कुल नंबर्स आ सकते हैं। कई बार तो पासवर्ड में नंबर रखना कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर ले लिया। फिर सिंबल्स आ सकते हैं, यस सिंबल्स आ सकते हैं। सिंबल्स जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, स्टार, हैश और अरिस्टोक्रेट और डॉलर। ठीक है, 4 सिंबल हमने ले लिया। अभी बताइए कि हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी डिजाइन। हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी डिजाइंड can be created, or I will say can be created. क्रिएटेड। और पासवर्ड का नंबर कितना रखना है। पासवर्ड में आपको रखना है 5 नहीं 4 ही रख लेते हैं, ठीक है, विद 4 एंट्रीज। आपके पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसमें 4 ही एंट्री होनी चाहिए, कोई पासवर्ड होगा आपका। ठीक, विद 4 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ठीक है, वर्ड है, विद 4 कैरेक्टर्स। हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। 4, द नंबर इज 4। शिव, I will wait for your response. 256। आप मुझे थोड़ा तोड़ के बता दीजिए कि आपने कैसे कंप्यूट किया, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही से डिजाइन किया कि नहीं किया। बट मुझे लगता है कि आप सभी का गलत है। ये दोनों आंसर जो मुझे मिले हैं दे आर नॉट करेक्ट आंसर्स। नो। कैसे निकाला आपने, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, डिकम्पोज दिस 256। 4 into 4 into 4 into 4, did you do that? Okay, but when did I say that your first letter should be from A, your second letter should be from B? When did I say that? इसको मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूं। तो मैं इसका नाम ए बार कर देता हूं, इसका बी बार कर देता हूं, इसका सी बार कर देता हूं, इसका डी बार कर देता हूं। 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। तो मैंने कब कहा कि रिपीट नहीं कर सकते। शिव कुमार का आंसर थोड़ा सही है, बट मैंने कब कहा कि रिपीट नहीं कर सकते।
करेक्ट। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि हमारे पास टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर इनका है हमारे पास, चूंकि ये सारे डिसजॉइंट है तो हमारे पास टोटल जो कैरेक्टर्स है वो 17 कैरेक्टर्स है, 4 + 4 + 4 + 4। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर is 4 + 4 + 5 + 4 that is 17। ठीक है। अब हमको 4 पासवर्ड बनाना है 4 कैरेक्टर का। तो हमारे पास मान के चलो 4 पोजीशन है, 1 2 3 4। तो यहां पर हमारे पास कितनी चॉइस है? 17 चॉइस है। यहां पर 17, यहां पर 17, यहां पर 17। और चूंकि ये सब फिर ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल में, तो फॉलोइंग द प्रोडक्ट रूल द आंसर इज दिस। प्रोडक्ट रूल हम यहां पे लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि यदि आपको a इंटू बी, और a और b डिसजॉइंट है नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता है। यदि a इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो वो हो जाएगा a नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट रूल आई एम राइटिंग दिस, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। करेक्ट। अब यहां पर एक कंडीशन डाल देते हैं कि योर पासवर्ड शुड नॉट स्टार्ट विद ए स्पेशल कैरेक्टर। ओके, कभी कभी रहता है ऐसा, पासवर्ड शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? What is the answer of this question? Your password should not start with a special character. करेक्ट, वेरी गुड। तो हमारे पास कितने स्पेशल कैरेक्टर है? 4 है। तो पहली पोजीशन पे हम ये 4 को नहीं दे सकते, तो हम पहली पोजीशन पे रखेंगे 13, और फिर हम फ्री है पासवर्ड को रखने में, तो हम रख देंगे 13 × 17 × 17 × 17। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि योर पासवर्ड शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर एंड no character should be repeated. Okay, password should not start with special character and no character should be repeated। तो मतलब मैंने यदि कैपिटल ए यूज कर लिया तो कैपिटल ए को मैं नहीं यूज करूंगा। यदि मैंने नंबर 1 को यूज कर लिया तो नंबर 1 को मैं नहीं यूज करूंगा। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? तो पहली पोजीशन पे तो 13 आएंगे, वेरी गुड, पहली पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचे हुए 16, बिल्कुल, क्योंकि एक हमने यूज कर लिया तो हमारे पास 16 बच गए। अब हमने 2 यूज कर लिए तो हमारे पास 15 बच गए। अब हमने 3 यूज किए। वेरी गुड अमन, अमन एंड रहमान। ओके, काफी लोगों ने जवाब दिया। ओके, मैंने ऊपर नहीं देखा, काफी लोगों ने जवाब। वेरी गुड। 13 × 16 × 15 × 14, so that is the answer. Very good. So that is the answer. So you got the point, right? तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज लगा रहे हैं। यहाँ पर एक तो हम लगा रहे हैं सम रूल, क्योंकि 17 नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है सम रूल, और यहाँ पर हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल। ठीक है। फिर जो जो चीजें हमारे ऊपर कंडीशन आती गई वो हम हटाते गए।
उतने हमारे पास कम होते गए। करेक्ट। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनाते हैं, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जरूरी है। प्लीज फोकस ऑन दिस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज तो पिछले क्वेश्चन में किया ही है, अब आपको इसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या है, मैं सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ओके, सो कंस्ट्रक्ट ए 4 डिजिट नंबर in which numbers are not। तो मैं 4 डिजिट नंबर की बजाय यदि मैं पिन बना लेता हूं इसको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इसका कारण आपको बताता हूं अभी। ठीक है, 4 डिजिट पिन इन विच नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। आपको एक मोबाइल का पिन बनाना है, जैसे पासवर्ड होता है वैसे पिन होता है, और आपको नंबर नहीं रिपीट करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो पहली पोजीशन पे मैं कौन कौन से नंबर, मेरे पास डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स है 0 to 9, राइट। तो अवेलेबल डिजिट्स जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज डिजिट्स, ये नंबर है मेरे पास 10। करेक्ट। तो पहली पोजीशन में मान लीजिए पिन 4 पोजीशन का है, तो पहली पोजीशन में मैं कितने चॉइसेस हैं मेरे पास, तो पहली पोजीशन में मेरे पास चॉइसेस है 10, दूसरी पोजीशन में 9, तीसरी पोजीशन में 8, चौथी पोजीशन में 7। ठीक है, तो बाय द प्रोडक्ट रूल माय आंसर इज 10 into 9 into 8 into 7। तो दैट इज द नंबर दैट, नहीं पिन में तो हो सकता है ना, 0 कैन बी ए फर्स्ट कैरेक्टर इन पिन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए मैंने नंबर को पिन से रिप्लेस किया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं नंबर पूछने वाला हूं, बट इस क्वेश्चन में मैंने पिन पूछा, क्योंकि पिन कैन बी स्टार्ट विद 0। आप जब मोबाइल में पासवर्ड डालते तो पिन 0 से स्टार्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो क्या मैं इसके लिए एक बेटर, इस चीज को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, तो क्या मेरे पास इसके लिए कोई बेटर चॉइस है लिखने की, तो इस नंबर को मैं बोलता हूं 10p, कितने, चूंकि मुझे 4 डिजिट का एक नंबर बनाना था 10 में से, तो मैंने इसको लिख दिया 10p4। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 10 बाई, ओके, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। तो यदि मैं NCR लूंगा, NPR लूंगा, तो if I write it as NPR, I will write factorial n by factorial n minus r। और फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता ही होगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। और यहां पर भी ये यही करेगा, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 इंटू एंड सो ऑन अप टू 1।
तो यदि मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, फिर ये आगे तक जाएगा 1 तक, और इधर भी मैं लिखूंगा n माइनस आर क्या हुआ यहाँ पर, चूंकि r 4 है तो ये हो गया 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मुझे आंसर में यही मिल जाएगा जो कि मैंने ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देता हूं, जैसा कि स्टूडेंट ने लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। ओके, क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 digits can be created। बताइए, तो चूंकि नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता 4 डिजिट का नंबर, तो इसका आंसर है कि मेरे पास दूसरी n चॉइस में लूंगा और नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर 10 लूंगा, फिर 10 लूंगा, फिर 10। मैंने तो नहीं लिखा कि रिपीट नहीं हो सकता नंबर, मैंने तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, राइट। आप चक्कर में पड़ गए, उसमें कंफ्यूज हो गए, आपको लगा कि नंबर रिपीट नहीं कर सकते, जबकि मैंने नहीं लिखा है ऐसा। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं कि हाउ मेनी हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी created if numbers cannot be repeated। numbers cannot be repeated। बताइए अब क्या करना है। तो सबसे पहले कितनी चॉइस है मेरे पास, 9, फिर कितनी चॉइस है 9 इंटू 8 इंटू 7, वेरी गुड। मजा आ रहा है आप लोगों को। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने क्वेश्चन, कितने वो होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो देयर आर 26 letters in English alphabets। ठीक है, तो इसमें लेटर्स कितने बनाने हैं हमको कि हाउ मैनी वर्ड्स how many words with 5 letters can be made if repetition is not allowed। if repetition of letters is not allowed। बताइए, how many words with letters can be made if repetition is not allowed। so the answer, इसको आप परमुटेशन की फॉर्म में दे सकते हो, क्योंकि 26 लेटर है
और 26 में से 5 निकालने और उनको अरेंज करना है, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको यदि हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 26 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 20। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट, अच्छा आपने कभी किसी लेटर को 3 बार आते देखा है किसी वर्ड में? 2 बार तो आता है, 3 बार आता है कभी इंग्लिश में? इंग्लिश के किसी वर्ड में कोई लेटर कंटिन्यूअसली 3 बार आता है? तो आपको एक असाइनमेंट देता हूं मैं, ठीक है, किस किस लेटर में आता है बताइए? किस वर्ड में है 3 बार लेटर का रिपीटेशन? कंज्यूकेटिवली, लगातार, नहीं नहीं, लगातार लगातार। माई क्वेश्चन इज दैट कंटिन्यूअसली। ओके ओके, तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कि हाउ मैनी इंग्लिश words can be created with 5 letters, with 5 letters, can be created of 5 letters. ठीक है, तो यहां पर मैं हिंट लिख दे रहा हूं, जो आप हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो लिख दे रहा हूं कि नो लेटर शुड बी repeated, no letter should be repeated more than 2 times continuously. ठीक है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे को 5 पोजीशन बनानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहली में मैं क्या रख सकता हूं? पहली में मेरे पास कितने चॉइस है? 26 चॉइस है पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में कितने चॉइस है? दूसरे में भी 26 चॉइस है, करेक्ट। बट तीसरे में कितने चॉइस है? Do I have 26 choices in third position? 25, सब गलत है आंसर, एक भी आंसर सही नहीं है। तीसरी पोजीशन पे जो आप 25 लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये हो गया कि आप मान के चल रहे हो कि शुरू में दोनों बार आपने रिपीट कर लिया, बट ऐसा थोड़ी हुआ है। मान लो शुरू के दोनों बार आपने रिपीट नहीं किया होगा, तब तो आप थर्ड पोजीशन पे 25 नहीं लिख सकते, राइट।
मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे इसको। तो मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं सभी को 1 मिनट के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जिसको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वो अपने आप को अनमाइक करके अपना रीजन बता सकता है। आप लोग बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके। बट आई एम नॉट satisfied with any of the answers. All the answers are wrong. -3. Okay. So Aman Kumar has tried, but not. It is not correct answer. ऐसे ट्राई करना है जैसे अमन ने ट्राई किया है। No, no, no. That is not correct answer. आप जो -3 कर रहे हो वो आप किस बेसिस पे कर रहे हो? कौन से 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो? Which of the 3 words you are excluding? या वो 3 ही है या 3 से ज्यादा है? हाँ, but if you are only subtracting 3 out of this huge number, that means you should know the word, right? वो तो एक फिक्स वर्ड होना चाहिए ना जिसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो। मान लीजिए मैं A को एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास A C ही ऑप्शन है? क्या B A C ऑप्शन नहीं है? है, राइट? फाइव, अब इसने 5 घटा दिया। सब्सट्रैक्शन करना है आपको इसमें, लेकिन क्या नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है वो सोचो, थोड़ा अच्छे से बनाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? इतना क्लोज होके कैसे आप वापस जा सकते हो? सर -1 है, सर में से ही तो 1 घटा दो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि हमारी सारी पोजीशनिंग को हम फिल कर लेंगे, ठीक है? तो पोजीशनिंग क्या है कि 26 26 26, तो 26 पावर 5 हमने ले लिया। अब हमको क्या क्या नहीं चाहिए था, क्या क्या हमको नहीं चाहिए था कि शुरू के 3 पोजीशन पे एक नंबर हो, जैसे 5 पोजीशन है मेरे पास, राइट? तो मैं क्या क्या नहीं चाहता हूं कि ये 3 पे एक नंबर हो, ये नहीं चाहता मैं। ये 3 पे एक नंबर हो, ये भी मैं नहीं चाहता। और ये 3 पे एक नंबर हो, ये भी मैं नहीं चाहता। करेक्ट?
तो जो पहला केस है जिसमें पहली 3 पोजीशन पे एक नंबर होगा, वो क्या होगा कि एक ही नंबर होगा, तो उसकी चॉइस क्या कहां से आएगी, 26 से आएगी। और बाकी के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, 26 है। और बाकी के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, 26 है। माइनस फिर पहले मान लीजिए मैं दूसरा केस लूं जिसमें मिडिल के 3 लेटर्स रिपीटेड है, तो पहले लेटर के लिए मेरे पास 26 चॉइस है, और मिडिल के 3 लेटर के लिए मेरे पास वो 26 चॉइस है, और लास्ट के एक लेटर के लिए 26 चॉइस है। अब हम आते हैं थर्ड चॉइस में जिसमें कि हमारे पास लास्ट के 3 लेटर सेम है। तो पहले 1 लेटर के लिए 26 चॉइस, दूसरे 1 लेटर के लिए 26 चॉइस, और लास्ट के 3 लेटर्स के लिए 26 चॉइस। तो ये मुझे मिलेगा 26 पावर 5 माइनस 3 इंटू 26 पावर 3। वेरी गुड। तो किसी ने जस्ट पहले रिप्लाई किया है, शिव कुमार, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट आप लोगों को थोड़ा पहले ही गैस कर लेना चाहिए था, अच्छा रहता। ठीक है, ओके, सो दैट वाज दिस थिंग। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं परमुटेशन के ऊपर, कि आगे बढ़े कॉम्बिनेशन पे जाएं। अभी कॉम्बिनेशन, अभी हमको थोड़ा सा इसको एक फिनिशिंग टच देना है आज की क्लास में। हमको टाइम मिलेगा तो हम और कर लेंगे बाद अपकमिंग क्लासेस में, पर आज की क्लास खत्म होने वाली है, तो आज की क्लास में हमको एक टच देना है इसको। तो हम कॉम्बिनेशन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कॉम्बिनेशन जो है वो तब काम आता है जब हमको कमेटी बनानी हो। ठीक है, तो आपकी 60 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक है, यू हैव ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स in which 5 students are to be selected. 5 students are to be selected for the committee. आपको बात करनी है अपने हॉस्टल वार्डन से, उसके लिए आप 5 स्टूडेंट की एक टीम उन्होंने मंगवाई है। तो in how many ways you can make that committee? In how many ways? In how many ways the committee can be made? बताइए, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक दैट कमेटी? तो इसका आंसर है कि आपको 60 स्टूडेंट्स की क्लास दी हुई है और उसमें से आपको 5 स्टूडेंट की एक कमेटी बनानी है, तो ये है 60C5। सो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 60 बाई फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 60 माइनस 5। तो यदि NCR करना हो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। फेयर एनफ। अब आप अलग अलग तरीके के इसमें क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कमेटी में 2 लड़कियां होनी चाहिए, क्लास में इतनी लड़कियां हैं, कमेटी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो 60 स्टूडेंट की जो आपकी क्लास है, ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट in the class of 60 students, in the class of 60 students, there are 20 girls. So there are 20 girls and 30 boys. ठीक है,
तो 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, ठीक है। अभी इसमें से हम क्या करते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। कि इन द कमेटी, अब जो कमेटी जाएगी इन द कमेटी, देयर शुड बी एटलीस्ट कमेटी ऑफ 5 पर्सन there should be at least 2 गर्ल्स। तो लड़कियों ने कंप्लेंट की कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो उन्होंने रूल बनाया कि अब जो रिप्रेजेंटेशन टीम बनेगी उसमें कम से कम 2 लड़कियां होंगी ताकि उनकी बात सुनी जाए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट द कमेटी? देन in how many ways the committee can be made? बताइए क्या आंसर होगा इसका? in how many ways the committee can be made? 50 ही हुए, अच्छा 50 ही हुए तो 30 गर्ल्स कर देते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो 30 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, 60 की क्लास है। रिप्रेजेंटेशन में कम से कम 2 लड़कियां जरूर होनी चाहिए। तो 60 की क्लास है, इसमें से 30 लड़कियां हैं और 30 बॉयज हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि कैसे कमेटी बनेगी। तो इसके दो तरीके के आंसर है। एक तो जैसे पिछले आपने किया था कि जो आपका जो चीज आपको एक्सेप्ट नहीं है आप उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। पहले आप नॉर्मल आंसर निकाल लो और जो चीज आप एक्सक्लूड कर रहे हो आप उसको एक्सक्लूड कर दो। या फिर आप क्या करो कि जो चीज आपको चाहिए उसी को आप फॉर्मुलेट करो, ठीक है। तो चूंकि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो कमेटी कैसे कैसे बन सकती है? 2 गर्ल और 3 बॉय, या फिर 3 गर्ल और 2 बॉय, या फिर 4 गर्ल और 1 बॉय, या फिर 5, राइट। तो अभी आपके पास कमेटी 4 तरीके से बन सकती है। या तो आप 2 गर्ल लेंगे, या 3 गर्ल, या 4 गर्ल, या 5। अब यदि आप 2 गर्ल लेंगे तो इसका आंसर आएगा 30C। अब चूंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो यहां पर हम सम रूल लगाएंगे, ठीक है। सो all possibilities are disjoint, all possibilities are just disjoint, so some rule will be applied, some rule will be applied, ठीक है। तो सम रूल विल बी अप्लाइड में क्या होगा कि आपको पहले एक केस के लिए आपको चॉइसेस निकालनी पड़ेंगी। तो 2G और यदि 3 बॉय के लिए आपको चाहिए तो इसका आंसर आ जाएगा कि 30 में से 2 लड़कियां चुन लो, प्लस नहीं, इनटू, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे, एंड 3 बॉय, और 30 लड़कों में से 3 लड़के चुनो, ठीक है। और इसी तरीके से आप यदि 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं तो हम लिख लेंगे कि 30 में से 3 लड़कियां चुन लो और 30 में से 2 लड़के चुन लो। और यदि 4 लड़कियां लेनी है तो आपका आ जाएगा 30 में से 4 लड़कियां और 30 में से 1 लड़का। और यदि 5 लड़कियां लेनी है तो आपका जाएगा 30 में से 5 लड़कियां। अब ये चूंकि डिसजॉइंट है तो द फाइनल आंसर इज, अब हम इसको सम कर लेंगे, 3C2 इंटू
30C3 प्लस 30C2 इंटू 30C2 30C3 इंटू 30C2 प्लस 30C4 प्लस इंटू 30C1। यहाँ प्रोडक्ट रूल भी है। आप यदि प्रोडक्ट रूल को अच्छे से समझे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बीच में हम प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, इंटू प्लस 30C5। तो ये जो प्रोडक्ट रूल सम रूल है, जब इनको स्टेट करते हैं ना तो ये बहुत ऑब्वियस से लगते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आईआईटी में आ गए, बीटेक बीएससी का कोर्स कर रहे हैं, क्या छोटी सी चीज पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में ये काम आती है। जब कंफ्यूजिंग स्टेट्स होती है तो ये काम आती है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक अब हमको थोड़ी सी और हमारा हमको घटेगा, ठीक है। तो एक टॉपिक और देखते हैं क्विकली, बाद में हमको टाइम मिलेगा तो हम और प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक टॉपिक है, वो है प्रोबेबिलिटी। आप क्वेश्चन जितने तरीके के इसमें करेंगे ना तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा, आपका क्लियरेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा और टॉपिक भी उतना ज्यादा क्लियर होगा, और आपका जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया से इसमें हो जाएगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि मान के चलो कि एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि सपोज कोई काम किया आपने जिसका कि आउटपुट आने के चांस है, ठीक है। कास्टिंग ए डाई, कास्टिंग ए डाई बोलते हैं एक पासे को फेंकना, ठीक है, पासे को फेंकना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कास्टिंग ए डाई, ठीक है। चूंकि ये वर्ड ऐसा है कि आपको कास्ट और डाई दोनों शायद नहीं पता हो, तो मैं इसलिए आपको समझाने के लिए इस पे लिखा हूं, ठीक है। तो कास्टिंग ए डाई के आउटपुट क्या क्या है, ठीक है। और अच्छा प्लूरल हो तो इसको बोलते हैं डाइस, ठीक है, डाइस बोलते हैं इफ मोर देन, इफ टू और मोर डाई, यदि दो से ज्यादा डाई हो तो उसको डाइस बोलते हैं, नहीं तो डाई बोलते हैं, ठीक है। तो और क्या एक्सपेरिमेंट हो गया, तो इसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या क्या हो सकता है इसका। Okay, so do you know when you have your last class? Do you know about that? Do you know about your last instruction day? What is that? Second है toss a coin. Toss a coin. तो toss a coin जब करेंगे हम तो इसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट, हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक है। कॉइन में दो ही चीज होती है, हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक कार्ड निकालते हो तो कितना आउटकम होता है, ठीक है। तो ड्रॉ ए कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड्स है, ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो फिक्स है, उसमें आप जो लेटेस्ट गेम है उसको मत मर्ज करो। 6, यही 6 ना, 6 मई, यू हैव 6 मई, यू हैव टाइम अप टू 6 मई, ओके, ऑल राइट। तो इसके आउटकम क्या है, इसके कितने आउटकम है, इसके आउटकम है 52। तो यू हैव 52 टाइप्स ऑफ आउटकम इन दिस गेम, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये आपके बार बार में क्वेश्चंस में आएगा।
और चूंकि हम लोग आज के ट्रेंड में पता नहीं ताश आप लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ताश खेलते थे अपने बचपन में, ठीक है। तो इसको ताश कहते हैं, ठीक है। इस ताश में आपके 4 तरह के सूट होते हैं, सूट, 4 तरह के सूट होते हैं। पहला सूट होता है हर्ट, दूसरा होता है स्पेड, तीसरा होता है डायमंड और चौथा होता है क्लब, ठीक है। तो जो हर्ट होता है वो होता है लाल रंग का, वो ऐसा बना होता है, और डायमंड भी लाल रंग का होता है, वो ऐसा बना होता है। और स्पेड जो होता है वो होता तो पान के पत्ते जैसा ही है, पर उसमें ये भी लगा रहता है, उसका डंठल जो है उसमें लगा रहता है। तो इसको तो ब्लैक कलर से बनाता हूं मैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके बना सकते हो और ऐसे करके ये पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है क्लब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, वो ऐसे डिजाइन इसमें रहती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं हुकुम, उसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। और इंग्लिश में हार्ट, स्पेड, डायमंड एंड क्लब, ठीक है। टोटल इसके 13 टाइप होते हैं। सो ईच वन हैव 13 टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है। तो इसके टाइप जो हैं, टाइप शुरू होते हैं ए से, उसके बाद जाता है 2, उसके बाद नंबर 10, उसके बाद जैक, उसके बाद क्वीन, उसके बाद में किंग, और इक्के को हम बोलते हैं एस। तो इक्के को एस बोलते हैं, फिर नंबर आते हैं 2 से 10 तक, फिर जैक को हम बोलते हैं गुलाम, फिर रानी, फिर राजा, ठीक है। और सारे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर अनबायस्ड, ओके। ऑल द, कोई भी चीटिंग हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं जब तक कि कहा ना जाए कि चीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर assumed to be unbiased. All the experiments are assumed to be unbiased. ठीक है। ओके, तो व्हाट इज ए सेट? सेट को तो आपको पता ही है, सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए collection of ठीक है। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल possible outcomes of an experiment। एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं। तो मान के चलो कि टॉस ए कॉइन का आउटकम क्या है? टॉस ए कॉइन, इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा हमारा H और T, करेक्ट। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई? 2 हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 2 कॉइन टॉस करने हैं, ठीक है, और टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। तो जब मैं टॉस करूंगा 2 बार, तो क्या आ सकता है? हो सकता है पहले हेड आए और फिर से हेड आ जाए, राइट। हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले टेल आए फिर टेल आ जाए।
ठीक है, तो इसका कार्डिनलिटी हो गया 4। यदि 2 बार हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा कार्डिनलिटी होता है 4। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं इवेंट पे। इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द इवेंट? यदि आप इवेंट अच्छे से समझ लोगे तो आप प्रोबेबिलिटी निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इवेंट है कि एनी सबसेट C1 of S is called event. Is called event. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि द इवेंट C1 has occurred. The event C1 has occurred if an outcome belongs to C1। ठीक है, तो मान के चलो कि मुझे पहले में हेड चाहिए था और पहले में हेड आ गया, तो मैं बोलूंगा कि इवेंट C1 हो गया ऐसे। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे टर्म्स पे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली ओके, एक काम करते हैं, हम पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते थे, उससे हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी की डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि मान के चलो कि कोई सबसेट है ए और वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बाई कार्डिनलिटी ऑफ एस। पर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब इक्विलाइकली इवेंट्स हो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस is valid only if all outcomes are equivalent। यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सेट करते हैं जिसमें कि आप इक्विलाइकली इवेंट नहीं हो, तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। ठीक है, अब हम लास्ट फॉर्मूला लिखते हैं, उससे हम क्लास खत्म करेंगे अब। ठीक है, दैट नेम ऑफ द फॉर्मूला इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो जो कार्डिनलिटी का जो हमने फॉर्मूला देखा, आप देखिए ये काफी काफी हद तक ये मिलता जुलता फॉर्मूला है उससे। कार्डिनलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उससे काफी हद तक ये मिलता जुलता। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू। ठीक है, if you, yes please, definitely I will upload these whatever I have discussed today, that I will upload, that is for sure. All right, so we will probably meet in the next class. Okay, happy learning, अच्छे से enjoy करो, अच्छे से पढ़ाई करो। Bye bye, see you then.
नेक्स्ट टॉपिक यदि हमको टाइम मिलेगा तो हम प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ेंगे, ठीक है।